वेलकम टू क्लास चैप्टर नंबर 3 क्लास में एसएससी बैंक हम लेंगे। एसएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 जो कि बैंकिंग है, उस बैंकिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो मेन पार्ट है बैंकिंग में, ठीक उसमें आपके कोर्स में जो चीज़ें रखी गई वो हम बताएंगे। क्या सिलेबस है आपका एसएससी बोर्ड में क्लास में, उसको बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपर वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 3 बैंकिंग। समय कम लेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको फटाफट डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, देखिए बैंकिंग में मेन काम जो होता है बैंक का होता है। बैंक क्या है? बैंक क्या लिखा हुआ है? A bank is an institution which mainly carries on the business of getting deposit and lending money। देखिए बैंक का जो प्रमुख काम होता है, जो बैंक का जो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें जो मेन जो वर्क होता है, जो मेन बिजनेस किया जाता है, जो कैरी करता है बिजनेस को, वो क्या होता है? मनी का आदान और प्रदान। मनी को या तो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे मनी को जमा करते हैं लोग। ठीक है, अपने पैसे को जमा करते हैं उस इंस्टीट्यूशन पे, उसको भी हम बैंक कहते हैं। या हमें अपनी आवश्यकता के लिए जहाँ से जिस इंस्टीट्यूशन से हम पैसा उधार लेते हैं उसको भी हम बैंक कहते हैं। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से पैसा, जहाँ पे हम पैसा जमा भी कर सकते हैं और वहाँ से पैसा अपनी आवश्यकता के अनुसार उधार भी ले सकते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब बैंक के कई प्रकार हैं, कई टाइप्स होते हैं। आप अकाउंट आप खुलवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे टाइप पूछता है कि किस टाइप का आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो बैंक के अंदर। तो ज़्यादातर जो है 4 टाइप के अकाउंट जो होते हैं वो वर्किंग में है। सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट। आपके कोर्स में सेविंग बैंक अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसके बारे में क्लास 10 आईसीएसई में डिस्कस किया गया है। ठीक है, इन्हीं दो को हम आगे लेके चलेंगे, सेविंग बैंक अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट सबसे पॉपुलर अकाउंट होता है, मोस्टली पर्सन जो होते हैं इसको खुलवाते हैं। हमारा आपका सबका ज़्यादातर जो अकाउंट होता है वो सेविंग बैंक अकाउंट हम लोग मोस्टली खुलवाते हैं इसको। ठीक है, एक प्रकार की सेविंग हो जाती है, जो मध्यम परिवार होता है, ठीक है, उसकी एक प्रकार की सेविंग हो जाती है इस अकाउंट में। ठीक है, अकाउंट खुलवाने के लिए जब बैंक में जाते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बैंक का कर्मचारी देता है, उसको आप फिल करते हो, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह आप फिल करते हो। ठीक है, अपना आईडी प्रूफ लगाते हो, अपना जो भी आपका आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है वगैरह सब जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है, आधार कार्ड वगैरह मांगा जाता है, आप लगा देते हो, जमा कर देते हो। अकाउंट आजकल तुरंत का तुरंत ओपन हो जाता है। ठीक है, पैसा जमा करने के लिए आप चाहोगे तो विड्रॉल फॉर्म, पैसा निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म आप लेते हो, पैसा जमा करने के लिए डिपॉजिट फॉर्म पर जो स्लिप आती है वहाँ पे आप जाते हो। आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, मोबाइल से भी आप लिंक करके जमा कर सकते हो। तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सब किताब में लिखा हुआ है। मेन टॉपिक पे आते हैं। सेविंग अगर अकाउंट हमारा है तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सिलेबस में रखे गए। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ बातें ध्यान रखिए बच्चों। सेविंग अकाउंट अगर आपका है, सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो उसमें अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसके कुछ 3 पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किए, इनको दिमाग में डाल लीजिए। सेविंग अकाउंट के लिए, जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसके लिए इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो क्या है? इंटरेस्ट फॉर द मंथ इज कैलकुलेटेड ऑन द मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th डे एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगर अकाउंट आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, वो कैसे किया जाता है? जिस भी महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो उस महीने की जो 10 तारीख है, 10वां दिन जो है, उस महीने की 10वें दिन से लेकर लास्ट दिन के बीच का जो मिनिमम बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। ध्यान रखिए, मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो इंटरेस्ट हर महीने, जिस भी महीने का आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उस महीने की 10वीं तारीख से लेकर लास्ट डे, अगर 30 का महीना है तो 10 से 30 दिन के बीच में जो पैसा सबसे कम होगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर महीना 31 का है तो
10 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में जो पैसा सबसे कम होगा, सबसे कम बैलेंस जो आपका होगा अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट फॉर द मंथ इज कैलकुलेटेड ऑन द मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th डे एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, महीने जैसे मान लिया अप्रैल है, अप्रैल का हमें कैलकुलेशन करना है कि अप्रैल में हमें किस बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है। तो अप्रैल महीने में आपने ट्रांजेक्शन चेक करिए, उस अप्रैल महीने में 10 तारीख से 30 तारीख के बीच में सबसे कम रुपया होगा आपके अकाउंट में, कम बैलेंस जो होगा उस बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये हर महीने पर नियम अप्लाई किया जाएगा। ठीक। सेकंड, इफ इंटरेस्ट इज लेस देन ₹1, अब हर महीने का आपने इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, आप मंथली इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो हर महीने का, अगर आपका सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपका इंटरेस्ट इतना आ रहा है कि ₹1 से कम आ रहा है, ठीक है, पूरे साल का जो भी आप इंटरेस्ट निकाले, अगर इंटरेस्ट आपका ₹1 से कम आ रहा है तो वो इंटरेस्ट जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब आप बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अगर ₹1 से कम अगर इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट निगलेक्ट कर देना है, मतलब इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर ₹1 से कम है तो, अगर ₹1 से ज्यादा है तो मिलेगा, अगर ₹1 है तो नहीं मिलेगा, लेकिन ₹1 से कम होगा तो निगलेक्ट, मतलब उस इंटरेस्ट को निगलेक्ट कर देंगे आप। ठीक, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, नो इंटरेस्ट इज पेड फॉर द मंथ इन विच द अकाउंट इज क्लोज। जिस महीने में अकाउंट क्लोज किया जाएगा, चाहे वो 10 तारीख को क्लोज किया जाए, चाहे वो 25 तारीख को क्लोज किया जाए, 10 से लास्ट डे के बीच में किसी भी डेट में क्लोज कर दिया जाए, अगर वो उस महीने में, जिस भी महीने में अकाउंट क्लोज हुआ है, तो उस महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसे हो सकता है कि हमने कहा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हर महीने के 10 से लास्ट डे के बीच में, अकाउंट मान लिया 10 से लास्ट डे के बीच में किसी महीने में क्लोज किया गया है, लेकिन चूंकि उस महीने में क्लोज किया गया है उस महीने में इंटरेस्ट नहीं देना होगा। दिमाग में डालो, जिस महीने में अकाउंट क्लोज होगा तो उस महीने में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको कैलकुलेट आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए। अगर ये आपको दिख रहा हो तो आप थोड़ा जूम करके देख के चेक कर लीजिए, अगर कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहते हो बेटा नोट कर लो, है ना। वेल बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर कपूर, देखिए अगर आपको विजिबिलिटी समझ में अगर ना आ रही है, काफी दूर रखा हुआ है। ठीक है, मैं फर्स्ट बैच अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, एसएससी बैच का कोशिश में कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जरूरी हो जाए तो समझ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने का, तो इम्प्रूव हो जाएगा। तो देखिए मैं बोल दे रहा हूँ तो आप उसको देख लीजिए, नोट कर दीजिएगा। मिस्टर कपूर का एक यहाँ पर उनकी पासबुक का एक प्रिंट यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बताया कि मिस्टर कपूर ने सेविंग अकाउंट खोला बैंक में, उस सेविंग अकाउंट में 2009 की जो पासबुक है, 2009 की जो पासबुक है उसकी डिटेल क्वेश्चन में दे रखी है, इस प्रकार से दे रखी है क्वेश्चन में डिटेल। ठीक, क्या दिया है, बैंक की पासबुक में एक तरफ डेट लिखी हुई है 2009 की। ठीक है, पर्टिकुलर्स होते हैं, पर्टिकुलर्स मतलब वो कैसे से जमा किया, कैश से किया, चेक से किया, वो सब डिटेल यहाँ पे लिखी होती है। विथड्रॉल मतलब कितना रुपया निकाला, ठीक, डिपॉजिट कितना किया पैसा, उसकी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है। और बैलेंस, हम सबके पास पासबुक होती है, पासबुक में ऐसी एंट्री बनी होती है। ठीक है, एक तो डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, विथड्रॉल कॉलम होता है, डिपॉजिट का कॉलम होता है, फिर बैलेंस का कॉलम होता है। ठीक, तो सेम एक पासबुक 2009 की उन्होंने दे रखी है। क्या है, जनवरी 9 को बाय कैश, जनवरी 9 को बाय कैश मिस्टर कपूर ने 10,000 रुपए अकाउंट में अपने जमा किए, तो बैलेंस कितना हुआ, 10,000 ही रुपया हुआ भैया, है ना। फिर फरवरी में 12 फरवरी को फिर बाय कैश, खुद बैंक गए, बाय कैश वहां पर 15,500 रुपए और जमा कर दिए, 15,500 रुपीज और जमा कर दिए। अब बैलेंस कितना हो गया, 25,500 हो गया, 25,500 हो गया।
6 अप्रैल की बात करें तो 6 अप्रैल को चेक के द्वारा उन्होंने क्या किया, पैसा निकाल लिया, 3500 रुपए 3500 रुपीज निकाल लिए। अब कितना उनके पास बचा बैलेंस, 22,000 बचा उनके पास बैलेंस। 30 अप्रैल को फिर अपने लिए अपने लिए 2000 रुपीज और विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। अब बैलेंस कितना बचा, 20,000 रुपीज बचा। 16 जुलाई को अपने लिए टू सेल्फ 6,500 रुपीज अब डिपॉजिट किया। अब बैलेंस कितना हो गया, 26,500 हो गया। 4 अगस्त को कैश के लिए 5,500 रुपीज विड्रॉ कर लिए, बैलेंस कितना बचा, 21,000 मिला। 20 अगस्त को चेक के द्वारा 1,200 रुपीज विड्रॉ कर लिए, बैलेंस कितना बचा, 19,800 रुपीज बचा। 12 दिसंबर को कैश जमा किया, 1,700 रुपीज जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। अब बैलेंस कितना बचा, 21,500। ये पासबुक उन्होंने दे दी। आगे उन्होंने बात बोली नीचे, इफ बैंक इंटरेस्ट एट 4% पर एनम, यानी इनका जो बैंक है वो इनको 4% पर एनम का इंटरेस्ट देता है। देखिए इंटरेस्ट जितने भी होते हैं वो पर एनम ही निकाले जाते हैं, ठीक है, तो पर एनम में ही इंटरेस्ट आपको दिया होगा। तो 4% पर एनम यानी सालाना 4% ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज दे रहा है। जो इंटरेस्ट पूरा बैंक दे रहा है 4% पर एनम दे रहा है सालाना, पूरे साल भर में सिर्फ 4% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। इसके अलावा और बताया कि इन्होंने ये क्लोजेस अकाउंट ऑन 31 दिसंबर, इसके अलावा इन्होंने अपना अकाउंट जो है वो 31 दिसंबर को बंद भी कर दिया, क्लोज कर दिया। 31 दिसंबर को अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। तो पता ये करना है कि इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा 2009 में, जिनका ये पासबुक है 2009 का, तो लास्ट में बैंक इनको कितना इंटरेस्ट देगा अगर 4% इंटरेस्ट है पर एनम तो, ठीक। अब बेटा समझो, मैंने आपको बताया कि जिस महीने में अकाउंट बंद होगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने दिसंबर महीने में बंद किया, 31 दिसंबर में बंद कर दिया अकाउंट। इसका मतलब दिसंबर महीने में कोई इंटरेस्ट बैंक को नहीं देगा। तो हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा वो जनवरी से लेकर नवंबर तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिसंबर को छोड़ देंगे, जनवरी से लेकर नवंबर तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर महीने की 10 तारीख से 30 तारीख, हर महीने की 10 तारीख से लास्ट डे ऑफ द मंथ के बीच में जो मिनिमम बैलेंस होगा उस पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। अब समझो जनवरी में कितना मिलेगा, जनवरी में मिनिमम बैलेंस क्या होगा जिस पे इंटरेस्ट बैंक देगा, तो 9 जनवरी तक इनके पास बैलेंस कितना था, 10,000 रुपए का, ठीक है। और फिर 12 फरवरी में इनके पास बैलेंस बढ़ गया 25,500 रुपये बढ़ गया। तो समझिए 9 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, यानी कि जनवरी के लास्ट डे तक इनका जो बैलेंस होगा वो 10,000 रुपये ही तो रहा होगा। इनके पास मिनिमम बैलेंस जो था वो जनवरी महीने में 10,000 रुपये होगा, 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा जनवरी में। अभी मैं लिखूंगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं इसका आंसर भी यहाँ पे राइट करूँगा। फरवरी में समझिए, फरवरी में 12 तारीख को 25,500 रुपया हो गया। इसका मतलब फरवरी 12 से लेकर पूरे महीने तक, क्योंकि अगला अप्रैल आ जाता है, अब फरवरी में कोई यहाँ पर ट्रांजेक्शन इनका नहीं हुआ है, इसका मतलब पूरे महीने में, पूरे फरवरी महीने में इनके अकाउंट में 25,500 रुपये ही रहा होगा। एक समझिए, अब फरवरी महीने का अगर हम कैलकुलेट करें, जनवरी का तो क्लियर हो गया कि 10,000 रुपये रहेगा, फरवरी महीने में कितना मिनिमम बैलेंस पे इंटरेस्ट देगा बैंक, तो फरवरी महीने के 10 तारीख से लेकर लास्ट डे के बीच में सबसे कम रुपया। तो देखिए फरवरी के 10 तारीख तक कितना रुपया रहा होगा, 12 तारीख को उन्होंने पैसा जमा किया ना, इसका मतलब 12 के पहले 11 तारीख को 10 तारीख को, तो 11 और 10 तक इनके पास बैलेंस कितना ही रहा होगा, 10,000 रुपया रहा होगा ना इनके पास। 12 तारीख को उन्होंने जमा किया, जब 12 तारीख को जमा किया तभी बैलेंस बढ़ा और फिर लास्ट डे तक 25,500 रहा। इसका मतलब महीने फरवरी का जो बैलेंस शीट होगा उस फरवरी के बैलेंस में खाली 2 अमाउंट होंगे, एक 12 तारीख के पहले तक का जो कि रुपया 10,000 है, और फिर 12 तारीख से लेकर 30 तक रुपया कितना 25,500। तो फरवरी महीने में 2 अमाउंट वैल्यू होगी, 10,000 और
25,500, तो मिनिमम बैलेंस कौन सा हुआ? 10,000 हुआ। 10 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो मिनिमम बैलेंस होगा, तो दो बैलेंसों में से मिनिमम बैलेंस कौन सा? 10,000। इसका मतलब फरवरी में भी 10,000 पर ही इनको इंटरेस्ट बैंक देगा। बात समझ में आई? अब अप्रैल 6 में चले जाओ। अब फरवरी में पूरे महीने फरवरी में 25,500 तक ही रहा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब मार्च में कितना पैसा रहा होगा? तो मार्च में बैलेंस उनके पास रहा होगा 25,500। फरवरी से लेकर मार्च तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया, ना पैसा जमा किया गया, ना निकाला गया। तो मार्च के लास्ट डे तक 25,500 ही एक इकलौता बैलेंस बचा हुआ है, तो इसी पे ही मिलेगा। तो इकलौता बैलेंस एक ही बैलेंस है, तो इसी पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी मिनिमम की बातें नहीं आती, यही बैलेंस है। तो मार्च में 25,500 पर इंटरेस्ट देगा बैंक, ठीक। अब अप्रैल की बात आती है। अप्रैल में दो डेट दे रखी है। 6 अप्रैल को 3500 रुपये निकाला, तो 22,000 रुपये बचा। फिर 30 अप्रैल को 2,000 और निकाल लिया, 20,000 बचा। तो अब अप्रैल महीने में देखिए 10 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, 10 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में मिनिमम बैलेंस क्या है? अप्रैल महीने में 10 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में मिनिमम बैलेंस कितना है? 6 तारीख से लेकर 30 तारीख को उन्होंने 2,000 और निकाले ना, ठीक है। तो 10 से लेकर 30 तक मिनिमम बैलेंस कितना है? 20,000 रुपए। कितना है? 20,000 रुपए है। तो इसका मतलब 20,000 रुपए पर इंटरेस्ट देगा बैंक अप्रैल महीने में। तो अप्रैल में 2220 में सबसे मिनिमम कौन सा हुआ? 20। तो 20 पे मिलेगी इंटरेस्ट, 20,000 का इंटरेस्ट देगा। अब अप्रैल, मई, जून। अब मई जून का यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन मई जून तक रुपया 20,000 ही बैलेंस पड़ा रहा होगा। तो मई में भी 20,000 नहीं मिलेगा, एक ही बैलेंस बचा। और जून में भी 20,000 बचा हुआ है, तो 20,000 का इसको मिलेगा बैलेंस, मिनिमम बैलेंस, ठीक है, 20,000 रुपये। तो अप्रैल में 20,000 रुपये, मई में भी 20,000 रुपये और जून में भी 20,000 रुपये पर मिनिमम बैलेंस, जो मिनिमम बैलेंस है 20,000 है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब मई, जून, जुलाई में 16 तारीख को जमा कर दिया 6,500 रुपये, 26,500 रुपये। तो 16 तारीख को जमा किया ना, तो 16 तारीख के पहले 10 तारीख तक जो रुपया रहा होगा 20,000 रहा होगा। 16 तारीख के बाद जमा कर दिया गया, तो दो बैलेंस हो गए जुलाई में, एक 20,000 16 से पहले तक रहा, इसके बाद जो बचा वो 26,500 रुपये हो गया। तो दोनों में से मिनिमम कौन है? 20,000 है। इसका मतलब जुलाई में भी 20,000 पर ही मिलेगा, तो जुलाई में भी 20,000 पर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान समझिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिए इसको। चलो बेटा, तो कहने का मतलब है कि जुलाई में 20,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रहा। अब जुलाई के बाद क्या आता है? जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त में 4 तारीख को 5,500 रुपये निकाल लिया, बैलेंस इनका कितना बचा? 21,000 रुपये बचा। फिर अगस्त 20 को फिर उन्होंने 1,200 रुपये निकाल लिया, 19,800 रुपये बचा। तो कहने का मतलब अगस्त महीने में 10 तारीख से लेकर लास्ट डे तक, अगस्त महीने के लास्ट आखिरी दिन तक, अगस्त महीने की 10 तारीख से लेकर अगस्त महीने के आखिरी दिन तक जो रुपया रहा होगा, तो दो बैलेंस दिखा रहा है, एक 21,000 रुपये और एक 19,800। तो सबसे मिनिमम कौन सा? 19,800 रुपये। तो 19,800 रुपये पर इंटरेस्ट बैंक देगा। तो यहाँ पे मिनिमम बैलेंस क्या होगा? 19,800 रुपये अगस्त महीने के लिए। अब अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो 19,800 रुपये पर ही मिलेगा, ठीक। आगे प्रोसीड कर जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर में भी 19,800 रुपये मिनिमम बैलेंस हो रहा है, तो 19,800 रुपये सितंबर में भी होगा। अक्टूबर में भी 19,800 प्रोसीड हो गया, कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, निकाला गया था, पैसा दिया गया, तो 19,800 रुपये उसको भी मिलेगा। फिर नवंबर महीना आ गया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 19,800 रुपये ही आगे प्रोसीड हो रहा है, तो मिनिमम बैलेंस 19,800 रुपये ही हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है सितंबर से अगस्त से लेकर नवंबर तक 19,800 रुपये ही दिया जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैं इसका जो मैंने बताया है इसको आंसर शीट पर मैं लिख देता हूँ। वेल बच्चों, चलो देखो भाई, जो मैंने बातें बताई उसका मैंने आंसर शीट, अब देखो आंसर शीट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब आंसर शीट में आपको लिखना पड़ेगा, पूरा बैलेंस लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका, एक तरफ मंथ डाल दीजिए, एक हेडिंग डालिए मंथ की, एक हेडिंग डालिए मिनिमम बैलेंस की। उस महीने में जो मिनिमम बैलेंस होगा जिसपे कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि मैंने भी आपको बताया,
उसके बारे में लिखेंगे, वो बैलेंस यहाँ पे लिखते चलेंगे और बाद में टोटल अमाउंट कर लेंगे। ठीक, तो जनवरी महीने में कितना बता, 10,000 में मिलेगा। फरवरी में मिनिमम बैलेंस किस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी 10,000 में था। मार्च महीने में मिनिमम बैलेंस क्या था जिसपे कि इंटरेस्ट मिलेगा, 25,000 रुपए था। अप्रैल महीने में मिनिमम बैलेंस क्या था, 20,000 था। अब अप्रैल से लेकर जुलाई तक 20,000 रुपए था। ठीक है, तो 20,000 20,000 20,000 सब मिनिमम बैलेंस हर महीने में लिख रहे हैं, जो मैंने भी आपको बताया, अभी डिस्कस किया जो। ठीक है, जून में सॉरी जुलाई तक तो 20,000 रुपए, अगस्त में 19,800 रुपए, अब अगस्त से लेकर नवंबर तक 19,800 रुपए। दिसंबर महीने में अकाउंट बंद हो गया था, दिसंबर महीने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में लिखेंगे नहीं, कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक, ये बातें लिख ली। अब टोटल अमाउंट निकाल लीजिए कि कितना अमाउंट बना साल भर में, कितना अमाउंट बना जिसके ऊपर की हमें इंटरेस्ट बैंक देगा। तो महीने में मिनिमम बैलेंस पता कर लिया जाता है। ठीक है, तो महीने में मिनिमम बैलेंस पता कर लिया, जो तरीका बता रहा हूँ अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो महीने वाइज, मंथ वाइज आप मिनिमम बैलेंस लिख लीजिए, फिर टोटल अमाउंट निकाल लीजिए। तो देखिए 20,000 10,000 प्लस 10,000 कितना हुआ, 20,000। ये आपका 25,000 है। अब यहाँ 20,000 में कितने 1 2 3 4, तो 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 80,000 रुपए। ठीक, अब 19,800 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार है। तो 19,800 को चाहे 4 बार जोड़ो, चाहे 19,800 का 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 79,200 रुपीज, है ना। तो इन सबको जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया 20,000 रुपए, ये 25,000 रुपए हो गया, इन चारों को जोड़ा 80,000 हो गया, इन चारों को जोड़ा 79,200 रुपीज हो गया, इन सबको जोड़ दिया तो कितना हो गया, यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख, है ना। तो ये कितना हो गया 2,47,100, है ना। तो इतना आ गया हमारा 2,47,000 रुपए। ठीक, तो इतना आपका अमाउंट आ गया टोटल जोड़ने पर। आप चाहे इनको जोड़ लीजिए तो भी नहीं आएगा, चाहे इसके साथ जोड़ लीजिए, ऐड आपको करना है। ठीक, मिनिमम बैलेंस को आपको ऐड करना है, तो इतना आपका अमाउंट आ जाएगा, मतलब इतना आपका अमाउंट आ जाएगा रुपए में। ये अमाउंट आपका आ गया, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। जो टोटल करने पे निकलता है, टोटल करने पे जो निकलेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, पी होगा। तो पी आपका इतना आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बुक में दिया ही होगा, कितना दिया था 4% पर मंथ दिया था। अब एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी जानिए कि जितने भी आप सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे, तो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो 1 मंथ तक किया जाता है। टाइम पीरियड कितना होता है 1 मंथ, सालाना नहीं करेंगे, मंथली वाइज करते हैं, यानी 1 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये दिमाग में बैठा लेना, महीने में कैलकुलेट करना है, 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फॉर्मूला में दिया होगा, लेकिन जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो 1 मंथ के लिए करेंगे सभी क्वेश्चनों में। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका यही हो गया जो टोटल करने पे निकला। ठीक है, क्वालिफाइंग अमाउंट ही जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो 1 मंथ के लिए भी क्वालिफाइंग अमाउंट उतना ही रहता है जितना कि टोटल बैलेंस रहता है साल का। तो आपका इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ ये हमेशा निकालेंगे, हमेशा इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए ही निकालेंगे, 1 महीने के लिए ही निकालेंगे। फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सेविंग अकाउंट में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, इतना है, टोटल करने पे इतना है आपका 4700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 4% दिया हुआ है, तो 4 लिख देते हैं, परसेंट की वैल्यू नहीं लिखते हैं, कोई बच्चा परसेंट की वैल्यू 1/100 मत लिख देना अपॉन में। ठीक है, 4 वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही रखते हैं आज की डेट पर, तो 4 है यहाँ पे, 4 रख दिया इनटू टाइम। देखो टाइम 1 मंथ के लिए निकालते हैं, तो चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट आपका सालाना दिया होता है और निकालते हैं 1 महीने के लिए, तो ध्यान रखिए 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 1 साल में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं,
इसका मतलब 1 मंथ में कितने ईयर होंगे, 1/12 ईयर होंगे। तो यानी कि आप जब 1 मंथ के लिए निकालोगे तो टाइम की जगह पे 1/12 रखोगे, टाइम की जगह पे 1/12 रखोगे, ठीक है। हाँ 1/12 रखोगे, 1/12 क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते तो 1 मंथ में 1/12 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/12 रखोगे यहाँ पर अपॉन 100, अपॉन 100 ये आ गया। 2 जीरो तो आपके कैंसिल हो गए, ठीक। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आप 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक। कितना बचा 2047 into 1/3 अपॉन में 1 तो है, कितना बचा। अब इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 682.33, 82 मैंने इसको पहले से कर लिया है, आप कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह आपको खुद करना है। 0.33 इतना आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। इतना आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बैंक देगा। तो यही पूछा गया था, यही पूछा गया था कि कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। अभी आगे इसी क्वेश्चन में और पूछ लेते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा बताइए, और 2009 जब खत्म हो जाएगा उसका तो उसको टोटल अमाउंट कितना वापस मिलेगा। मतलब 2009 खत्म हो गया और 2009 के बाद जब अगला महीने की जो बैलेंस शीट तैयार होगी तो उसमें आगे कितना जो है अकाउंट जो है वो फॉरवर्ड होगा। तो अमाउंट टोटल कितना मिलेगा, तो अमाउंट अगर निकालना है, अमाउंट अगर निकालना है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका था, जो मिनिमम बैलेंस लास्ट ईयर में था उसमें जोड़ देते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो इनके पास अगर आपने टेबल अगर आपको याद होगी तो दिसंबर महीने तक 21,500 बैलेंस था, 21,500 बैलेंस था दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में हमने निकाला नहीं था, लेकिन दिसंबर महीने में 21,500 रुपये था, है ना। मैं खुद ले लेता हूँ, अगर आप भूल गए देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिसंबर महीने में 21,500 रुपये है लास्ट महीने में, यानी उस लास्ट महीने में, उस साल के लास्ट महीने में मिनिमम बैलेंस कितना है, तो मतलब बैलेंस आपका कितना बचा हुआ है, तो 21,500 रुपये बचा है, ठीक है। तो 21,500 में ये जो 682.33 रुपीज़ है ये इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट निकलकर आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया था, इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, नोट करो।